तो चलिए ये मौलिक अधिकार का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग मानवाधिकार के बारे में समझेंगे, जो 30 आर्टिकल है, और एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे फंडामेंटल राइट का। मानवाधिकार टोटल 30 मानवाधिकार है। तो सब ये आर्टिकल में याद रखना है कि क्या लिखा है। पहले वाले में लिखा है कि जन्म से ही सभी लोग क्या है, समान है। तो पहला में समानता के बारे में बताएगा, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा में लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन। तो कैसे याद रखेंगे कि नो डिस्क्रिमिनेशन, दोनों में नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में। तीसरा में लिखा है राइट टू लाइफ। तो कैसे याद रखेंगे, जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ है तीसरा में। तो इसे याद रखेंगे कि 3 गति ग्रह, लाइफ बिगड़ा। चौथा में क्या है, तो गुलामी से मुक्ति। तो 4 से क्या याद रखेंगे कि हम देखोगे अपने आसपास चारों तरफ क्या है, तो गुलाम सब रहता है। पाँचवा में क्या याद रखेंगे, पाँचवा से याद रखेंगे टॉर्चर वाला बात। तो यातना और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति। तो 5 से 5, 5 से 5 टॉर्चर से, 5 से 5, 5 से 5 टॉर्चर से। 6 से क्या याद रखोगे, तो 6 में क्या है, तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। तो कानून के समक्ष समानता की बात करता है एक तरीके से। तो 6 से याद रखोगे कि छठा जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। 7 क्या है, तो 7 में है 7 से समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। लेकिन ये वाला था 6, तो 6 क्या है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। एक व्यक्ति के रूप में क्या है, ये मान्यता का अधिकार खोज रहा है। 6 नंबरिंग। और 7 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। एकदम ऐसे भी याद करते हो, 7 से समानता हो गया, या फिर ऐसे भी याद कर दो, 7 में 2 इंटू करेंगे तो 14। तो आर्टिकल 14 में भी तो कानून के समक्ष समानता का बात है, ठीक है। 8 में क्या है, तो 8 में है न्यायिक उपचार का अधिकार। तो 8 से याद किए हम, 8 से आज, 8 से आज, तो आज रात कोई न्यायिक उपचार नहीं है, आज रात कोई न्यायिक उपचार नहीं है। 9 से क्या है, तो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निर्वासन से मुक्ति। तो 9 से इसको मनमाने ढंग से गिरफ्तारी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी डिटेंशन। तो 9 से नो आर्बिट्रेरी डिटेंशन, 9 से नो आर्बिट्रेरी डिटेंशन। 10 में क्या है, निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। तो 10 से इसे याद रखोगे कि बस, 10 से बस अब निष्पक्ष सुनवाई चाहिए हमको, 10 से बस अब हमको निष्पक्ष सुनवाई चाहिए। 11 में क्या है, दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक निर्दोष नहीं माना जाएगा। तो 11 से ऐसे याद रखो कि जब तक एक एक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक क्या होगा, निर्दोष माना जाएगा, ठीक है। 12 है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। तब प्राइवेसी है ना निजता, तब प्राइवेसी को बोलते हैं निजता। तो 12 से ऐसे याद करो कि जब प्राइवेसी है ना होगा तो तुमको चढ़ेगा पारा। तब 12 से पारा। 13 से क्या याद रखोगे, फेरा। तो फेरा में क्या दिया हुआ है कि देश के अंदर और बाहर कहीं भी आओ जाओ कोई इसका फेरा नहीं है। 13 से कोई फेरा नहीं है, देश के अंदर आओ जाओ बाहर कहीं पर भी। इस फिर है अन्य देशों में शरण का अधिकार, इसी को बोलते हैं राइट टू एसाइलम। इस सीरियस में पूछा था ये कि है कि नहीं ये मानवाधिकार। तो है, अन्य देशों में शरण ले सकते हैं, ये राइट टू एसाइलम, ये भी मानवाधिकार है। तो 14 से याद रखो, 14 से याद रखो, 14 से बोका 14, एक देश से दूसरे देश को शरण चाहिए। मतलब कोई 14 से याद रखो कोई बोका 14, 14 से याद रखो कोई बोका 14, उसको एक देश से दूसरे देश में क्या चाहिए, शरण चाहिए। 15 में क्या है, राइट टू नेशनैलिटी, मतलब अपना राष्ट्रीयता का अधिकार, या फिर उसको राष्ट्रीयता अपना बदलने का भी अधिकार है, दोनों है। देश भी बदल सकता, राष्ट्रीयता भी बदल सकता। तो 15 में है, 15 है तो इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ये ट्रिक नहीं है। 16 में क्या है, तो विवाह और पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। तो 16 से याद करो कि विवाह के समय क्या होता है, 16 श्रृंगार करती है विवाह में लोग। 17 में क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार। तो 17 से निजी संपत्ति पे क्या है, खतरा। 17 से निजी संपत्ति पे क्या है, खतरा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार। फिर आर्टिकल 18 में क्या है, विचार चेतना और धर्म की स्वतंत्रता, विचार चेतना और धर्म की स्वतंत्रता। 18 से याद रखेंगे एक ट्रिक क्या है, 18+ जब आदमी हो जाता है तो विचार चेतना ये सब की धर्म पे क्या करता है, स्वतंत्रता करता है। तो 18 से 18+ में क्या याद रखोगे कि 18 से क्या याद रखोगे, जब आदमी 18+ हो जाता है, 18 साल से ऊपर,
तो उसको विचार करने का, चेतना करने का, अपना धर्म मानने का क्या है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है कि मत, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता। द सेम ई इंडियन आर्टिकल जो है उसे मिलता है ये कि फ्रीडम है, क्या है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। ये 19 में भी है, यहाँ भी और वहाँ भी। 20 में क्या है, तो शांतिपूर्ण सभा और संगठन करने का अधिकार। तो 20 में से ऐसे याद रखोगे कि T20 के मैच में सब कोई क्या किया, मैच चल रहा था तो इसमें कुछ लोग शांति रह के संगठन बनाया और सभा बनाया। 21 से याद रखो, 21 से ऐसे याद रखो, सरकार और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है ऐसा। 22 से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो कैसे याद रखोगे, 22 से दो दो है तो दो से भेदभाव नहीं, दो दो है तो दो दो ना सामाजिक सुरक्षा, दो 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 सामाजिक सुरक्षा किसी को दे दो। 23 से क्या है, तो वांछनीय कार्य का अधिकार और ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार। ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार क्या है, 23 में है। तो 23 से ऐसे याद रखोगे कि ट्रेड यूनियन वाला सब जो रहता है क्या चीज़ में रहता है, 23 में रहता है। ट्रेड यूनियन जो बनाता है वो सब क्या चीज़ में रहता है, अपनी मांगों को लेकर 23 में रहता है। 24 आराम और अवकाश का अधिकार। तो ये भी है, नल्ला लोगों के लिए आराम और अवकाश का अधिकार मानवाधिकार है। तो इसका ट्रिक है 24 याद रखोगे कि कोई आदमी क्या है 24 घंटा आराम या अवकाश करते रहता है, कि इसको 24 घंटा आराम ही चाहिए, अवकाश ही चाहिए। 25 पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। तो 25 साल में क्या होते हैं हम लोग चाहते हैं कि 25 साल में सब कोई का जीवन स्तर क्या हो जाए, पर्याप्त हो जाए, जीवन स्तर पर्याप्त मिले। 26 शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है, मानवाधिकार है। 26 से याद रखो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी तो शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो ऐसे ही याद हो जाएगा 26 86। 27 अभी 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, ठीक है ना। देखो 29 में लगेगा कि तुमको मानवाधिकार नहीं, लेकिन ये भी मानवाधिकार है। कम्युनिटी ड्यूटी है, सामुदायिक कर्तव्य का बात किस में, 29 में। 28 में क्या है, सामाजिक व्यवस्था का अधिकार, जो इस दस्तावेज को स्पष्ट करे, सामाजिक व्यवस्था। 27 में क्या है, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। तो 27 से कैसे याद रखें, याद कर लो, याद तो नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी याद कर लो 27। 30 में क्या हो सकता है, 29 में सामुदायिक कर्तव्य है, 27 में याद रख लो सांस्कृतिक जीवन। 28 में याद रखो सामाजिक व्यवस्था का अधिकार। और 30 में है कि जो 30वां अधिकार दिया गया है तो इसमें कोई भी व्यक्तिगत या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आखिरी में हस्तक्षेप पे रोक। अब मानवाधिकार से संबंधित सवाल बनाते हैं, तो बताइए राइट टू नेशनैलिटी किस में दिया था, राष्ट्रीयता का अधिकार। तो राष्ट्रीयता का अधिकार दिया था 15 में। प्रॉपर्टी का, तो निजी संपत्ति 17 में। राइट टू वर्क का, तो काम करने का किस में है, रेस्ट का है 24 में। तो काम करने का 23 में। 23 में बताए थे वांछनीय काम, जो काम जरूरी है इसको काम ट्रेड यूनियन से संबंधित है। चलो देखिए यहाँ पे वांछनीय कार्य का अधिकार, तो राइट टू वर्क एंड ट्रेड यूनियन में शामिल होने का। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मेनी लैंग्वेज। जो ये सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा हुई थी वो कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुआ था, 500, एकदम हाफ सेंचुरी। ये जो चार्टर डिज़ाइन किया गया था ये एक यूएन कमेटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और यूएन कमेटी का जो हेड था उस समय रूजवेल्ट था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को पारित किया गया। जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, यूएन असेंबली, वह ये मानवाधिकार घोषणा को कब घोषणा पारित किया, तो 10 दिसंबर 1948 को। इम्पॉर्टेंट डेट है, इसी कारण 10 दिसंबर को हम लोग 1948 से क्या करते हैं, 1950 से क्या करते हैं, मानवाधिकार 1948 से 50 से देखते हैं। अभी
1948 को क्या कहते हैं, मानवाधिकार घोषणा किया गया था। फिर इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है कि यूएन जो है, यूएन है ये मानवाधिकार घोषणा इसको कब अपनाया, तो अपनाया भी 10 दिसंबर 1948 को। ये एस्टेट में भी आ सकता है क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है 10 दिसंबर 1948 डेट। अच्छा, कितने प्रकार के मानवाधिकार हैं 1948 में घोषणा किया गया, तो 30 से फिक्स। कौन इसमें मानवाधिकार की घोषणा है, तो इक्वालिटी पहला वाला बताया गया, राइट टू असाइलम यानी कि बोका 14 को दूसरे देश में जाना है, तो 14, राइट टू मैरिज विवाह 16 श्रृंगार, राइट टू पनिश कोई दंड देना ये नहीं है, दंड देने का कोई मानवाधिकार नहीं है। अच्छा, कौन सा ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कौन सा इसमें ह्यूमन राइट है, एजुकेशन का है 86 से 26, भोजन का है, भोजन का तो रहेगा ही, भोजन का लेकिन किस में दिया है देखते हैं, राइट इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस ये 1 हो गया, सब दिया हुआ है। तो भोजन वाला देखते हैं किस में दिया, देखो यहाँ पे भोजन वाला भी मिल नहीं रहा, लेकिन तुम सोचो मानवाधिकार में भोजन को, शिक्षा को, इस सबको तो शामिल करेगा ही, इसी कारण सभी सही है, कॉन्सेप्चुअल। अब ये वाला सवाल देखो, संस्कृति आईएएस का है इतना बढ़िया। 1948 में वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की शुरुआत हुई, यूएन भी अपना लिया था 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा को, लेकिन मानवाधिकार दिवस हम लोग जो मनाते हैं 10 दिसंबर को, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुआ था 1950 से 2 दिन बाद, इसी कारण ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और आपको यहाँ पे बोल रहा कि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या फिर सभा जो यूएन का जनरल असेंबली है ना, वही जो है पूरी दुनिया भर में जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल नहीं। एक बार कहीं पे सवाल पूछा था कि यूएन का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, नहीं, जनरल असेंबली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एमसीक्यू की ओर आते हैं। आपको बताए इस मामले में कौन सा रेट जारी होगा। एससीईआरटी में एक दिया हुआ उदाहरण कि उदाहरण के लिए कोई कारखाना का मालिक किसी मजदूर को बिना कारण से हटा दिया और उसका वेतन भी काट लेता है, तो मजदूर के आवेदन पे कारखाना के मालिक के विरुद्ध कौन सा रेट जारी होगा, तो परमादेश। परमादेश क्यों जारी होगा, परमादेश जारी होता है लोक सेवक के विरुद्ध या फिर कोई संस्थान के विरुद्ध, किसी व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध भी जारी होता है कि जिसको कहा जाता है कि अपना काम करो, अपना काम करने के लिए क्या है, तुम कानूनी रूप से बाध्य है। यहाँ पे मजदूर को हटा दिया, वेतन नहीं दिया, तो ये गलत काम किया, तो ये गलत काम को कह रहा है कि तुम सही करो, अपना काम करो, इसी कारण आंसर क्या होगा, परमादेश, मैंडमस। फिर यहाँ पे प्रतिषेध और उत्प्रेषण का, प्रोविशन और सेरोटरारी का कुछ अंतर समझ लो। प्रतिषेध के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की ओर से किसी अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे कार्य करने के लिए रोक का रिट जारी किया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो पहले ही रोक देगा। तो प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय में से किसी अभियोग संबंधित रिकॉर्ड को अपने पास मंगा सकता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, सेरोटरारी में एक तो फाइनल निर्णय को बदलने के लिए भी किया जाता है और साथ ही उस पर वो अपना निर्णय दे, ठीक है ना, तो अभियोग से संबंधित रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा भी दे सकता है, ये भी याद रखिए, उत्प्रेषण में होगा ऐसा। बीबीआई है, एससीईआरटी में दिया है कि न्यायालय से किसी अभियोग से संबंधित सारे रिकॉर्ड, जो अभियोग है उससे संबंधित सारे रिकॉर्ड को अपने पास मंगा लेगा ताकि वो फाइनल निर्णय को बदल सके। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तैयारी में आया था। सूचना का अधिकार नहीं देने पे क्या जुर्माना है, 2,500 रुपये पर दिन लगता है, मैक्सिमम 25,000 तक जुर्माना लग सकता है अगर सूचना जो नहीं देगा। 30 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना टीआरई में कई बार पूछा था। 1993 में स्थापना हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1993, ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखो एक पॉइंट, कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से करती है, साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष के मुआवजे की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकती है। यहाँ पे और देखो इस लाइन का मतलब नहीं समझा। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार आयोग है, एक राज्य स्तर पे। तो कोई भी मानव का अधिकार हनन होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये बात जाएगा, जांच करेगी पहले। फिर जांच करेगा कि कौन व्यक्ति या कौन पदाधिकारी या कौन संस्था इसके मानवाधिकार का क्या किया, उल्लंघन किया। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये आयोग राज्य सरकार से सिफारिश करेगा। बाइंडिंग नेचर नहीं है, सिफारिश करता है, ठीक है ना, कि सिफारिश करता है। और साथ ही कि इसके विरुद्ध क्या कीजिए, जांच करवाइए, इसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। साथ ही एक सिफारिश यह भी करता है कि मानवाधिकार उल्लंघन से जो व्यक्ति पीड़ित हो गया है उस व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकता है। मतलब मानवाधिकार आयोग बोलेगा कि राज्य सरकार को कि आप मुआवजा दिलवा दीजिए, ठीक है। अभी जितना एक्ट पढ़ाएंगे ना अभी लगातार, वो सब SC/RT का ही एक्ट है, एक एक लाइन में दिया हुआ है SC/RT, तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर है वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम। वरिष्ठ माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से किसी बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें मतलब वरिष्ठ नागरिक का देखभाल कौन करेगा, बच्चा। तो इसमें बच्चा की परिभाषा में वयस्क पुत्री या पुत्र शामिल है, वयस्क पोता पोती ये सब शामिल है, ठीक है ना। वयस्क पुत्र भी शामिल है, फिर से बहू भी शामिल है, सब शामिल है। लेकिन इसमें जो नाबालिग पुत्र पुत्री है ना, वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि अभी नाबालिग है, तो वो कैसे शामिल होगा। और इसमें जो वरिष्ठ नागरिक वाला जो अधिनियम है, भरण पोषण अधिनियम, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम है, जिसमें किसको वरिष्ठ नागरिक माना गया है, जो 60 साल से ऊपर हो। फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये पूछ देगा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कब आया, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम कब आया, तो बोलना 2007 में। कैसे याद रखें, तो 7 से याद रखो, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो वरिष्ठ नागरिक का भी विकास। फिर यहाँ पे बोला गया है कि भरण पोषण के लिए वो बच्चा अपने गार्जियन को अधिकतम कितना पैसा दे सकता है, तो 10,000, अधिकतम लिमिट है 10,000 रुपया। फिर एक दूसरा अधिनियम है EBSC/RT का है कि इस वर्ष में गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अधिनियमित किया गया। तो देखो ये किया गया था मानवाधिकार के 1 साल बाद, यानी कि 1994 में। ये जो गर्भाधारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम है ना, ये 1994 में आया था। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखो, मानवाधिकार आयोग के 1 साल बाद गर्भाधारण 1994 में, मानवाधिकार आयोग के 1 साल बाद गर्भाधारण 1994 में, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर इसमें क्या है प्रावधान कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो प्रथम बार 3 साल के लिए जेल और 50 लाख रुपया जुर्माना है, और दूसरी बार के लिए 5 साल का जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना है। गर्भाधारण अधिनियम मानवाधिकार आयोग के बाद, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बाद 1994 में, गर्भाधारण मानवाधिकार के बाद 1994। ये पूछेगा PCPNDT, प्री नेटल डिटर्मिनेशन टेस्ट, वैसे टाइप का है, तो किससे संबंधित है, ये संबंधित है जन्म से पहले लिंग निर्धारण से। कब आया था ये, तो मानवाधिकार आयोग के बाद गर्भाधारण 1994।
फिर यहाँ पे बोल रहा है, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कानून है जो औरतों को हिंसा मुक्त घर के अधिकार का औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया। तो ये दिया गया घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम से। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम से देख लो, सीटेट में भी पूछा हुआ है। तो याद रखो कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ, लेकिन 2005 में ये अधिनियम बना था। EBSC या TMA कि घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत संसद में किस वर्ष पारित किया? पारित किया था 2005 में, और यही जो अधिनियम लागू किया था 2006 में कि जो घरेलू जो महिला है उसके साथ घर में हिंसा नहीं हो। तो 2005 में ये पारित हुआ। तो कैसे याद रखोगे? तो 5 से याद रखो कि 5 अगस्त से पार्ले जी के लिए घरेलू हिंसा किया महिला ने। 5 अगस्त से पार्ले जी के लिए घरेलू हिंसा के लिए महिला ने 5 अगस्त से याद रखो कि 5 रुपये का जो पार्ले जी होता है ना, तो पार्ले जी के लिए जो महिला है वो घर में क्या की? हिंसा की। तो ऐसा ट्रिक बना के, ठीक है। फिर EBSCRT का है, भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज निषेध प्रतिषेध अधिनियम पारित किया? मतलब दहेज नहीं लेना है। तो ये किया था 1961 में। 1961 में। ट्रिक यहाँ पर क्या है? दहेज प्रतिषेध से 61-62 याद रखो। दहेज लेता आदमी क्या चीज़ के लिए? 61-62। दहेज मतलब शादी क्या चीज़ के लिए करता है? 61-62 याद आ रहा है? तो ऐसे याद रखो 1961। दहेज मतलब शादी, शादी मतलब 61-62। भारत बाल कल्याण बोर्ड का स्थापना कब हुआ? तो मानवाधिकार आयोग के बाद हुआ था। गर्भाधारण मानवाधिकार आयोग के 1 साल पहले हो जाएगा। नहीं, मानवाधिकार से नहीं संबंधित है। 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। तब 52 से बालक के लिए पावन काम, 52 से बालक के लिए पावन काम हुआ। ये ट्रिक है। 52 से बालक के लिए पावन काम हुआ। इसके अंदर बाल कल्याण बोर्ड का स्थापना हो गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। इसके अंदर कौन सा प्रावधान है? तो इसमें है केवल तो नहीं है, ठीक है ना। जोखिम बड़े भी नहीं है, केवल नहीं है, ये वाला होगा। नहीं, हाँ ये वाला, एक सेकेंड। बाल संरक्षण अधिनियम है, सभी काम नहीं है इसमें शामिल, सभी काम पे प्रतिषेध नहीं है। बाल श्रम अधिनियम 1986 जो बनाया गया, इसमें केवल जो जोखिम भरा काम है उसको काम करने के लिए प्रतिषेध किया गया है, सभी काम के लिए नहीं। तो 2 होगा सही। याद रखेंगे, कंफ्यूज हो गए थे। EBSCRT का है आपका दिया हुआ कि भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया। तो आदमी कन्फ्यूजन होगा क्या इस टेक्स्ट सब में? इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इस दोनों में होगा, लेकिन 86 में आया। तो कैसे याद रखेंगे कि 86 से याद रखें कि छी बाल श्रम क्या है? गंदा काम है। छी बाल श्रम क्या है? गंदा काम है। तो छी से 86। भारत कल्याण बोर्ड की स्थापना तो 52 से 52 काम किया। जब लोकसभा और राज्यसभा का पहला सत्र हुआ 13 मई 1952 को, तो उसी समय लोकसभा और राज्यसभा अपने पहले सत्र में क्या किया? 52 काम। कौन सा 52 काम किया? तो भारत कल्याण बोर्ड की स्थापना। अच्छा, ये भी SCRT का अधिनियम है। भारतीय बाल कल्याण अधिनियम कब आया? तो 1978 में। लेकिन बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। लेकिन बाल कल्याण बोर्ड का अधिनियम कब आया था? तो 1978 में। तो यह इसका ट्रिक है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा
बालकों के कल्याण के लिए अधिनियम बनाया गया। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों के कल्याण के लिए भी क्या किया गया, अधिनियम बनाया गया। पैतृक संपत्ति का अधिकार 2005 के बाद भारत में हिंदू की पुत्री को पुत्र के समान मान के उसके पिता के संपत्ति में अधिकार दिया गया। 2005 के बाद मतलब पुत्री को भी पुत्र समझ के पिता के संपत्ति में अधिकार कब मिला, SCRT के अनुसार, तो 2005 में। अब कैसे याद रखेंगे, तो 5 से पार्ले जी पे अब महिलाओं का भी पैतृक अधिकार। 5 से पार्ले जी के लिए महिला घरेलू हिंसा की थी, घरेलू हिंसा अधिनियम भी तो वही आया था 2005 में ही। तो उसी 2005 में पार्ले जी पे भी महिलाओं को क्या हो जाएगा, पैतृक अधिकार, तो 2005 से। ठीक है। बाल विवाह रोकने का कानून किस वर्ष बनाया गया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं SCRT के अनुसार द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये पूछेगा द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया या बाल विवाह को रोकने के लिए कब नियम बनाया गया, तो 2006 में। 2005 में क्या था, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और महिलाओं को भी संपत्ति पे अधिकार। लेकिन 2006 में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम आया। 6 से कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक है 6 से छक्का का बाल विवाह हुआ, 6 से छक्का का बाल विवाह हुआ, 6 से छक्का का बाल विवाह हुआ। तो इस बाल विवाह को रोको, क्योंकि बाद में पता चला कि वो क्या है, ये है। फिर केयर एंड चिल्ड्रेन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 2000 में। केयर एंड चिल्ड्रेन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 2000 में। ये भी SCRT में दिया है, तो कैसे याद रखेंगे कि आजकल के आई लोग को देखते हो 2000 रुपये लेती है केयर और चिल्ड्रेन के, केयर और प्रोटेक्शन के लिए चिल्ड्रेन का 2000 रुपया मंथली दो, बच्चा का केयर करेंगे, तो 2000 में आया। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट एंड प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तुम्हारे SCRT में ये भी है दिया हुआ। इसमें है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हो, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हो, तो इसके लिए कौन सा आया एक्ट, या कोई भी संपत्ति नेशनल ऑनर का कोई भी चीज़ है, इसका इंसल्ट नहीं होना चाहिए या डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट आया, कब, 1971 में। कब, 1971 में। तो यहाँ पे ट्रिक है इसका, 1971 से याद रखें, एकरा हट के, एकरा हटा ये इंसल्ट करा देगा, एकरा हटा ये इंसल्ट करा देगा झंडा का। मतलब कोई आदमी है तो हमको यहाँ पे खड़ा है, तो हम बोले कि हम लोग बोल रहे ये आदमी को हटा, तो इंसल्ट करा देगा झंडा का, एकरा हटा तो इंसल्ट करा देगा झंडा का। तो एकरा हटा, एकरा हटा से ही याद कौन सा शब्द निकल रहा है, 71। एकरा हटा से कौन सा शब्द निकल रहा है, 71। अच्छा, 1961 में भी आया था ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 61-62। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, स्थगित होते हैं, समाप्त नहीं। भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया, लाला लाजपत राय, नहीं, तिलक जी हमारे सबसे पहले मौलिक अधिकार का मांग किए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला। और फिर 1918 के बम्बई अधिवेशन, 1933 का कराची अधिवेशन, फिर 1928 का नेहरू समिति रिपोर्ट, फिर 1945 का सप्रू समिति रिपोर्ट, और प्लस बाल गंगाधर तिलक, ये लोग लगातार मौलिक अधिकार का मांग करते रहा आज़ादी के समय। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, देखो अगर इस शब्द दिया रहेगा, पूछेगा कौन से में से मौलिक अधिकार नहीं है, SCRT में ये सवाल बहुत बार रिपीट है। तो विदेश घूमने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है, जबकि हम लोग जानते हैं विदेश घूमने का अधिकार 21 में मौलिक अधिकार माना गया है, जबकि फिर भी चुनना होगा तो ये चुन सकते हो। और देखो
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये देखो इसमें से चुनना होगा, तब पता नहीं चल रहा है कि आर्टिकल 20 का बात कर रहा है कि 22 का। तब 20 वाला ही देखो, तीन वो बात बताए थे, LDI। तो हिरासत में लिए व्यक्ति को कारण बताया है, कारण बताया जाना चाहिए, ये तो है शामिल। फिर ये तो यानी कि आर्टिकल 22 की बात कर रहा है। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उपस्थित रखना, अपने इच्छानुसार वकील रखना, तो ये है, यानी 22 का ये तीनों दिया है। लेकिन स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। और इनफैक्ट 20 में मनाही भी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20(3) में है ये, तो ये मनाही भी है। फिर यहाँ पे देख, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार का पिता माना जाता है? तो बिल ऑफ राइट्स 1971 की फ्रांस की राजक्रांति? देखता हूँ। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति को ही माना जाता है मौलिक अधिकार का पिता। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? 10 दिसंबर 1948। फिर यहाँ पे बोल रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। फिर यहाँ बोल रहा है सूचना का अधिकार को भारत में कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। टीआरई में भी पूछा हुआ ये। निजता का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया? निजता का अधिकार, तो प्राइवेसी का अधिकार जोड़ा गया था दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीकी लोग का कोई प्राइवेसी नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1993 में। 3 मानवाधिकार, ऐसे याद कर सकते हो। इसमें बड़ी बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि 92 है कि 93 है। 93 होगा, कैसे याद रखो? तो मानवाधिकार में भी 30 वो आर्टिकल है, ऐसे याद करते हैं ना, 30 वो है, तो 30 से याद रखेंगे, 3 है लास्ट में, 2 नहीं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? तब 12 से 35 के बीच में है। वर्तमान समय भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार है? तो अभी तो 6 ही हैं, लेकिन ओरिजिनली 7 था। ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसको समाप्त कर दिया गया? 19(1)(f) और 31 को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, 1978 में। वर्तमान समय भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है? तो अभी कितना है? 11। 11वां है शिक्षा का अधिकार, जो 51 कितना में है यार? 51A में है शायद, कि कितना में है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत मतलब होने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? मतलब वो कानून जो मौलिक अधिकार से क्या है, असंगत है, ये अल्पीकरण करता है, तो वो शून्य होगा वो कानून। आर्टिकल 13 में ये बात कहा गया, अनुच्छेद 13 का फेरा, मौलिक अधिकार के चक्कर में जो पड़ा वो 13 का फेरा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो 13 ही देता है। 13 ही में बोला है कि जुडिशियल रिव्यू करके उस कानून को असंवैधानिक घोषित भी किया जा सकता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो पता ही है, विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका से। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी। अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव है। उस फिर से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता? तो इसमें देखने से किसको लग रहा है जो विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा है? 14। इसी में लिखा गया ना, विधि के समक्ष सबको समता है, विधियों का समान संरक्षण। फिर ये आर्टिकल देखो, इसमें बोल रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन पाना मौलिक अधिकार है। तो कैसे पढ़ेगा, पता चलेगा? तो ये कुछ एक आर्टिकल से नहीं मालूम चलता, ये बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना। जैसे कि संविधान, ये प्रस्तावना में समाजवादी शब्द हो गया,
अनुच्छेद 14 हो गया, 16 हो गया, 39D हो गया, 15 नहीं, 16 में न है रोजगार का पाने का अधिकार, रोजगार में भेदभाव नहीं होगा। 15 में तो शिक्षण संस्थान से संबंधित है, ठीक है ना, चाहे सार्वजनिक स्थल पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 फिल्म आया था SC ST के ऊपर, तो वो सब बात है, भेदभाव नहीं होना। लेकिन रोजगार में आरक्षण की बात हुआ या रोजगार में भेदभाव की नहीं बात हुआ, वो करता है 16। तो इन सभी को मिला के फिर यहाँ पे बोल रहा है, हम प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें से किस अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो एसेंस याद रखो, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए एक प्रस्तावना में समाजवाद शब्द प्रयुक्त हुआ है। DPSP में 39D, फंडामेंटल राइट में 14 और 16 को मिला के पढ़ने पे प्राप्त होगा, ठीक है। फिर जो है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत के भेदभाव को समाप्त किया गया है। तो इसमें भी बच्चा बड़ी कन्फ्यूजन होता है। 17 पे खतरा, तो 17 में है अस्पृश्यता, लेकिन 18 में क्या, उपाधि का अंत। तो 17-18 में कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे बोला गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो देखो, एक तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार मिला है आर्टिकल 21A में, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक जो आपको 51A भी, 51 कौन सा आर्टिकल है याद नहीं आ रहा, 51 कुछ करके है, उसमें भी शिक्षा का अधिकार है जोड़ा गया। एक DPSP में इसका विषय वस्तु बदल दिया गया, भाषा बदला गया। अब जो ये दोनों जगह है, फंडामेंटल राइट चाहे DPSP, ये क्या बोलते हैं उसको, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन दोनों में जो यूज हुआ है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देने की बात बोली गई थी, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की। बच्चा इसी में कन्फ्यूजन होता है कि 0 से 6 लिखा है कि 6 से 14। तो भाई कन्फ्यूजन मत हो, 0 से 6 नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों को आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना, बी होगा, 6 से 14 आयु। कैसे याद कर देंगे, एक और ट्रिक है, 6 आशीष याद करो, 6 से क्या होगा, 6 से 14, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक तो 21A, आर्टिकल 45 और 51AJ है, 51AJ है। 21A में क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार बनाएगा। आर्टिकल 45 में क्या किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसका विषय वस्तु बदला गया। पहले क्या था, पहले ये प्रावधान था 6 से 14 साल के बच्चों को, और आज क्या करेगा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया, विषय वस्तु बदल के 3 से 6 कर दिया गया, क्योंकि 6 से 14 तो यहाँ भी कर दिया गया और मौलिक कर्तव्य में भी 6 से 14 मुफ्त पढ़ाई का बात कर दिया गया, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 51AJ है और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया, 2000 नहीं, इसमें भी कन्फ्यूजन बच्चा, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है, 2000 है कि 2005 है, 2002 है, 2002। कैसे याद रखेंगे, 11वां है ना, तो एक एक करेंगे तो 2 आएगा, तो लास्ट में 2 याद रखें, एक एक करेंगे तो 2 आएगा, तो लास्ट में यहाँ पर भी 2 याद रखें, आगे भी 2 है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, तो SC ST को
SC ST की बात हो रही है, अल्पसंख्यक की नहीं। तो SC ST को अधिकार किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 17 में। फिर से यहाँ पे बोल रहा है स्वतंत्रता का अधिकार किस 4 अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में दोस्त समानता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 में है सामाजिक संस्कृति सुरक्षा रखने का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो 19 से 22 यानी कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो किस आधार पे? तो देखो, भारत की संप्रभुता के आधार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लोक व्यवस्था ना बिगड़े इस पे। न्यायपालिका की कोई अपमान करते हैं तो जरूर लगाएंगे। मानहानि का भी केस भी दर्ज होगा तब भी लगाएंगे। सदाचार की बात होगा तब भी लगाएंगे। ये जो डी है अवांछनीय आलोचना, इस आधार पे अगर कोई किसी का आलोचना करता है, आप मानना अलग हो गया, मानहानि अलग हो गया, लेकिन कोई किसी की आलोचना करता है गलती करने पे तो हम लोग प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको इधर करते हैं। फिर यहाँ पे बोला है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका से लिए हैं। मेनका गांधी मामले के बाद, मेनका गांधी मामले में ही उसके डिसीजन के बाद आर्टिकल 21 में क्या किया गया था? इसका विस्तार किया गया था। पहले सिर्फ लिखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि विधि स्थापित प्रक्रिया से बना है कि नहीं है बना है सिर्फ ये देखते थे, लेकिन अब फिर बाद में क्या किया गया मेनका गांधी मामले में? विधि की सम्यक प्रक्रिया ये भी शामिल होना चाहिए। मेनका गांधी मामले में बोला कि विधि ठीक है, सही से बना है कि नहीं वो हो गया, लेकिन विधि सही है कि नहीं ये देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो आर्टिकल 21 में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका। तो अमेरिकी सिद्धांत को भी एडॉप्ट किए हम लोग इसमें आर्टिकल 21 में मेनका गांधी मामले के बाद। फिर यहाँ पे बोल रहा है 6 से 14 साल की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया? आ गया ना PBI क्वेश्चन। तो भाई 6 से 14 बोल रहा है किस में दिया गया है ये पूछ रहा है। तो 6 से 14 दिया गया है आपको दो ही जगह। एक तो दिया गया है, एक दिया गया है आपको किस में याद हो जा रहे भाई? एक दिया गया है फंडामेंटल राइट में, एक दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो दोनों जो मौलिक चीज़ है ना, ऐसे याद कर सकते हो, उसमें दिया गया है। लेकिन DPSP में भी 6 से 14 पहले दिया था, लेकिन इसको विषय वस्तु इसका चेंज करके क्या कर दिया गया? 3 से 6, 3 से 6 कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मूल अधिकार और प्लस ये मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। 2010 के कितने से? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं हाईकोर्ट किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया? तो देखो, ये जो शिक्षा का अधिकार है, एक था उन्नी कृष्णन स्वामी, एक सेकेंड। देखो, शिक्षा के अधिकार से संबंधित हमारे न्यायपालिका ने दो वो न्यायिक निर्णय दिया। एक तो उन्नी कृष्णा स्वामी मामला, एक मोहनी जैन। मोहनी जैन में बोला सभी स्तर के शिक्षा को, सभी प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाए शिक्षा के अधिकार को। ठीक है ना? लेकिन उन्नी कृष्णा स्वामी में व्यवहारिक रुख अपनाते हुए सिर्फ क्या बोला था? प्राथमिक शिक्षा को ही मौलिक अधिकार बनाया जाए।
तो ये दोनों संबंधित हैं मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णा शिक्षा के मामले से। और ये दोनों मामला जो है AK गोपालन और मेनका गांधी मामला, तो ये दोनों संबंधित है आर्टिकल 21 से, जीवन जीने के अधिकार से। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, और ये बात फिर लिखा है उसमें शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। तो उन्नी कृष्णा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, फिर यहाँ पे लिख रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परिकलित है। ठीक है ना, तो शोषण के विरुद्ध बोलना है तो इसका मतलब तुरंत याद आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि आर्टिकल 23 और 24 की बात बोल रहा है। ठीक है, और 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात्सरम, तो ये शामिल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि ये इसका निषेध होना चाहिए। ठीक है, और अस्पृश्यता का उल्लंघन इसमें शामिल नहीं है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये 17 में ना शामिल है। और कारखाना के खदानों में बच्चों का नियोजन स्पेशली आर्टिकल 24 बताता है, तो 1 और 4 केवल शामिल है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालक के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल 24 स्पेशली बालक से संबंधित है। आर्टिकल 23 देह व्यापार, बलात्सरम, बलात् मजदूरी, ये सबसे संबंधित है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मिल गया, तो केशवानंद भारती मामले में मिल गया। याद आ रहा है, केशवानंद भारती मामले में बोला कि आप संशोधन कर सकते हैं मगर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के। चलिए वो केस आपको याद करवा दे रहा हूँ। देखो ये केस याद रखो, आर्टिकल 13 में तो संविधान संशोधन को विधि माना ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन शंकरी प्रसाद मामला जो है 1951 वाला, इसमें संविधान में संशोधन एक विधि नहीं है, ये बात माना। फिर क्या बोला, गोलकनाथ भी यही माना कि संविधान में संशोधन एक क्या है, विधि है। केशवानंद फिर क्या बोला कि संविधान में संशोधन विधि नहीं है, जो शंकरी प्रसाद बोला था। गोलकनाथ बोला था कि संविधान में संशोधन एक विधि नहीं है, इसी कारण मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद ने बोल दिया संविधान में संशोधन एक विधि नहीं है, ठीक है ना, विधि नहीं है मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद बोला था। ठीक है, क्योंकि गोलकनाथ संविधान संशोधन को विधि माना है, केशवानंद नहीं। तो यहाँ पे यही बात है, गोलकनाथ संविधान संशोधन को विधि माना है, केशवानंद संविधान संशोधन को विधि नहीं माना है। जब संविधान संशोधन को विधि नहीं माना है तो केशवानंद बोलता है कि फंडामेंटल राइट में बदलाव हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ बोला कि संविधान संशोधन में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन क्या है, एक विधि है। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट में बोलता है और आपस में स्टेटमेंट में भी कंट्राडिक्ट है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, अभी वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है तो इसके बारे में दोनों स्थिति सही है। ये विधि का अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है ना, केवल नागरिक को नहीं, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, केवल नागरिक को नहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या फिर ये ना तो मूल अधिकार है ना ही विधि का अधिकार है, तो ये नहीं, ये सही होगा, बी नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरी दंड का स्वशासन यानी कि डबल जियोपार्डी का स्टेटमेंट किसमें है। आर्टिकल 20 याद कराए थे, या तो LJ या I याद कर लो, या LDI, मतलब पुराने लॉ से नहीं दंड 20(1), डबल जियोपार्डी नहीं 20(2), सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं 20(3). फिर यहाँ पे बोल रहा है
आर्टिकल 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन पर निषेध लगाता है। और ये निषेध कैसा है? तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, सभी प्रकार के कामों से निषेध है। लेकिन यही बाल संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसमें एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं था, केवल जोखिम कार्य की बात कर रहा था, उसमें रिस्ट्रिक्शन था। तो ये यहाँ पे बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। किस अनुच्छेद में यह अधिकार प्राप्त है? तो बंदी बना लिया गया है, तब 22 में है। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। भारतीय संविधान में मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक को। 350 से 350 भी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। आर्टिकल 30 सभी प्रकार के अल्पसंख्यक से, वही 30 भी संबंधित है। इन तीनों आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है, लेकिन परिभाषित नहीं है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखो, आपको लगेगा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, दोनों होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों, क्योंकि ये दोनों मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करता है। ये 32 के तहत, ये 226 के तहत। इसी कारण दोनों को अधिकार है मौलिक अधिकार को लागू करना। फिर यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा संवैधानिक उपचार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसको पोस्टमार्टम बोला जाता है? ठीक है, तो सोचो। तो प्रतिषेध तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें काम को क्या किया जाता है? रोका जाता है। लेकिन उत्प्रेषण हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेषण में फाइनल डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट देखता है उसको, और उस डिसीजन के निर्णय के उलट अपना निर्णय देता है, तो ये उत्प्रेषण हो जाएगा। परमादेश होगा, परमादेश में क्या करता है? आदेश देता है। तो इसमें आदेश देगा, तो इसमें पोस्टमार्टम क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अधिकार परीक्षा ये जरूर होगा, क्यू वारंटो, तो ई होगा। उत्प्रेषण भी होगा, उत्प्रेषण में भी पोस्टमार्टम होता है, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो में भी। अधिकार परीक्षा में, क्यू वारंटो में क्या होता है कि कोई आदमी कोई पोस्ट पे है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। इससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं, जबकि पहले ही से वो पोस्ट पे है, फिर उसके बाद उसको चेक किया जा रहा है। तो ये दोनों होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, यहीं पे सवाल पूछ दे, कौन सा रिट निजी संस्थाओं के खिलाफ भी जारी किया जा सकता, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा दायर की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वे ऐसा कार्य करे जो उसे शक्ति दिया गया है। तो किसमें कहा जाता है? परमादेश में। हम आदेश देते कि अपना कर्तव्य पूरा करो। परमादेश का इंग्लिश होता है मैंडमस। तो ये हो गया। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। प्रोविजन प्रतिषेध हो गया। क्यो वारंटो होता है अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण सेरोटेरारी। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन करने के लिए तो कौन सा रिट है? तो यही परमादेश। निम्नलिखित में से किस एक पहले को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसी व्यक्ति की जो आज़ादी है उसका सबसे बड़ा रक्षक ये है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हमारे सामने ले आओ, किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से
डिटेंशन नहीं किया जा सकता, आर्बिट्रेरी डिटेंशन मना ही है। संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त किया था, ना कि इंदिरा गांधी ने। तो 1977 द्वारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके 300A में अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये संविधान द्वारा दिया और संरक्षित अधिकार है। हर एक आर्टिकल क्या है? मौलिक अधिकार का संविधान में है और इसको संरक्षण भी मिलता है रीट जारी करके 22, 32 और 226 के तहत। कौन सी संस्था संविधान में मौलिक अधिकार के दायरे का विस्तार कर सकती है? तो संसद भी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो ये तीनों होगा। संसद कानून बना के विस्तार कर दे और न्यायपालिका अपनी व्याख्या के माध्यम से कर दे, जैसे आर्टिकल 21 को किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे बोल रहा है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पे अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद ICCPR में से कौन शामिल नहीं है? आजीविका और रोजगार का अधिकार ये शामिल नहीं है, जबकि भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष परीक्षण की स्वतंत्रता। न्यूनतम आयु जिस पर एक भारतीय नागरिक को ट्रेड यूनियन में शामिल होने का योग्य माना जाता है। ट्रेड यूनियन में शामिल होने का न्यूनतम उम्र क्या है? मिनिमम 14 साल, 18 साल नहीं। तो याद रखेंगे, आंसर ए होगा। और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, काम करने का अधिकार बताओ तो किस मानवाधिकार अनुच्छेद में है? तो ट्रेड यूनियन केस में होता है 23 में, तो 23। फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त है और अलायंस वंचित है। अलायंस मतलब फॉरेनर। तो 15, 16, 19, 29, 30 ही केवल भारतीय को है। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये 29 है, ये प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, तो ये भी प्राप्त है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23, 24, तो ये दोनों को प्राप्त है। अवसर की समानता ये 16 है। अवसर की समानता, रोजगार की समानता ये 16 है। इसी में ना आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये तीनों होगा, इसे याद कर लो। 15, 16, 19, 29, 30। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के साथ साथ जो UN है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी स्वीकृत मानवाधिकार के तहत पाया गया है? मतलब UN के मानवाधिकार में भी शामिल है डिक्लेरेशन में, भारतीय संविधान में भी। कानून के समक्ष सभी समान और बिना किसी भेदभाव कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार। तो 7 आर्टिकल 7 वहाँ का UN वाला का याद आ रहा है, यही बात था। फिर प्राइवेसी वाला भी बात था, निष्ठा का 12 से चढ़ गया 12, याद आया। विचारक विवेक और धर्म की स्वतंत्रता ये भी शामिल है 18+ होने पे, आर्टिकल 18 में याद कराए थे। ये तीनों यहाँ भी शामिल है, इंडियन के फंड FR में भी और UN में भी शामिल है। UN के मानवाधिकार में भी, उसमें 30 आर्टिकल है ना, तो उसमें भी शामिल है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे चलते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का स्रोत कहाँ है? अनुच्छेद 13। इसी में लिखा है कि मौलिक अधिकार से जो भी असंगत विधि कानून होगा वह स्वतः शून्य हो जाएगा। तो कौन पता करेगा कि ये कानून असंगत है, ये कानून अलग है, हटकर है फंडामेंटल राइट से? तो न्यायपालिका ही चेक करेगा आर्टिकल 13 के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? न्यायपालिका नहीं लगा सकता। न्यायपालिका मौलिक अधिकार का संरक्षक है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, वो तो बिल्कुल नहीं।
तो इसके बारे में कन्फ्यूजन ना रखें बच्चों। आंसर होगा संसद। संसद समय समय पर कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद अब देखो 35 दिखा दे रहे हैं। देखो ये बात तो स्लाइड में भी शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन आप याद रखो आर्टिकल 35 के तहत 35 के तहत मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए भी संसद नियम बना सकता है, ये भी याद रखें। फिर कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारत में प्रभावी नहीं है, सही कि गलत? प्रभावी है, क्यों नहीं है? अच्छा, कौन सा कथन सही है ये बोलना है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारत में प्रभावी नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट भले उसी का है आगे लाइन, क्योंकि नागरिकों के पास वकील द्वारा बचाव का मौलिक अधिकार नहीं है, गलत। 22 में तो बोला ही क्या है कि दोष सिद्धि में आप अपना वकील रख सकते हो, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा अंदर प्रेजेंट करवा सकते हो, कारण जान सकते हो। तो 22 में बोला गया है ना वकील रख सकते हो, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह किसी भी नागरिक को वकील प्रदान करे। हाँ, संविधान मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे 39(a) के अनुसार। केवल 2 सही है। तो 22 में यही सब ना लिखा। अदालतों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं, सही बात है, डबल जियोपार्डी नहीं। कोई भी कानून पिछले तारीख से किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित नहीं कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टेटिव लॉ बिल्कुल है। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, रेट्रो वीए सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों बात है आर्टिकल 20 में। यदि अल्पसंख्यक के एक समूह को केरल के अल्पसंख्यक आधारित शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति से वंचित कर दिया जाता है, तो वह निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानेगा? स्पेशलिस्ट शिक्षण संस्थान बोल रहा है तो 30, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो बी मानेंगे। लेकिन स्पेशली क्या होगा? शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक का बात किस में कहा गया? 30 में। और 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म, भाषा, लिपि को संरक्षण रखने का अधिकार है। धर्म, भाषा, लिपि। 29 में हमारे संविधान में दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित सभी अल्पसंख्यक सही होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी रीट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे न्यायपालिका द्वारा विधायकों को जारी किया जाता है, विधायिका को। बिल्कुल, रीट जो न्यायालय है विधायिका के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। तो रीट का नाम क्या है? अधिकार परीक्षा। मतलब पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं। इसे न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, न्यायपालिका कार्यपालिका के विरुद्ध जारी करेगा। ये कौन सा रीट? परमादेश। कार्यपालिका को बोल सकता है कि हम आदेश देते हैं, अपना काम करें। इसे न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, सेरोटेरारी, मैंडम, ये प्रोविजन, ठीक है। उपरोक्त सभी पीबीआई है, खासकर ये वाला याद रखो। विधायिका से पूछ सकता है अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं। फिर इसमें बोला गया है, आपको याद रखना है, 25वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1971 में, इसमें बोल दिया गया था कुछ डीपीएसपी को एफआर से ऊपर। और कौन डीपीएसपी था?
39 बी और सी, ठीक है ना, वो बड़ा हो जाएगा क्या 14 से। ऐसे कुछ आर्टिकल था 14 19 31, 14 19 31 में भारी पड़ेगा 39 बी और सी, ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था क्या? भारत सरकार अधिनियम में नहीं शामिल किया गया था क्या? नहीं शामिल किया गया था। आपको SCRT में ही तो एक लाइन पढ़ाए थे कि तिलक हो, 1918 का बम्बई अधिवेशन हो, 1933 का कराची अधिवेशन हो, नेहरू रिपोर्ट हो, तेज सप्रू रिपोर्ट 1945 हो, ये लोग इतना मौलिक अधिकार का मांग किया, लेकिन अंग्रेज इन लोगों को कभी मौलिक अधिकार दिया ही नहीं। तो 1935 में कैसे शामिल कर देगा? फंसाने वाला था, तो याद रखेंगे नहीं। फरवरी 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का गठन किया गया। मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति का गठन किया गया, गलत। उप समिति का गठन JB कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि समिति का पटेल जी की। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, असत्य पूछ भी रहा था। एक बार के लिए एक से अधिक दंड नहीं, तो किसमें दिया गया? LID, ये सॉरी कैसे ये ट्रिक याद कराए थे, हाँ LDI या LJI। फिर यहाँ पे बोल रहा है एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण के कानून के आवेदन के मामले में अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन माना जाएगा? देखो 14 इम्पॉर्टेंट है। 14 ही क्या है? आर्टिकल 14, ये अनियंत्रित शक्ति किसी को नहीं दिया जा सकता, सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं, ये बात बोलता है। ये कंट्रोल करता है कार्यपालिका पे, विधायिका पे, सभी पे। आर्टिकल 14। आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के लिए मूल अधिकारों पे प्रतिबंध कर सके। बिल्कुल कर सकता है, आर्टिकल 33 में ये लिखा है। यह अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है? नहीं। मौलिक अधिकार के संबंध में शक्ति केवल संसद को है, ठीक है। विदेश भ्रमण करने का आर्टिकल 21। देखो यही बात आ गया, कौन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 इम्पोर्टेंट है। झंडा वाला केस क्या चीज से संबंधित है? नवीन जिंदल से। अच्छा ये बताओ, भारतीय संविधान की मोस्ट VVI है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) है। तो 15(1) में राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद मतलब भेदभाव नहीं कर सकता। वो आधार में क्या क्या शामिल है? तो 15 में 5 आधार शामिल है, और वही 16 पढ़ते हैं तो 7 आधार शामिल हो जाता है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इसमें 2 और जुड़ जाता है, निवास और उद्भव स्थान। तो 15 में कौन सा बात नहीं है? धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। लेकिन भाषा वाला ना इसमें है ना इसमें है, तो C हो जाएगा, C आंसर। तो भाषा वाला ना इसमें ना उसमें है, ठीक है। धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग की बात है 23(2) में, और 29(2) जो है अल्पसंख्यक वाला, तो उसमें है धर्म, मूल वंश, जाता, अपनी भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, ठीक है। चलो तो ये वाला सवाल बना लेते हैं, TRE में आया था ना ये वाला, मंडल आयोग पे आया था, बोला था
ये सवाल देखो, बोल रहा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? काका केलेकर आयोग, और इसका गठन हुआ था 1953 में। फिर बोल रहा है तीसरा पिछड़ा आयोग जो है उसको मंडल आयोग बोलते हैं। नहीं, दूसरा पिछड़ा आयोग को मंडल आयोग बोलते हैं, इसी कारण ये गलत है। और इसके बारे में जल्दी से फैक्ट सब देख लेते हैं कि जो आपका मंडल आयोग है वो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार नियुक्त करता है और 1 साल बाद अपना रिपोर्ट देगा 1980 में। ठीक है, 1 साल बाद अपना रिपोर्ट देगा 1980 में। और ओबीसी के आरक्षण की बात किया, टोटल कितना जाति की पहचान किया था? 3743। फिर उसके बाद इसकी सिफारिश को, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में बीपी सिंह की सरकार लागू करती है। फिर 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आएगी कांग्रेस की, तो 10% वाला भी बात बोलेगी और गरीबों की प्राथमिकता ओबीसी में दिया जाए ये भी बात बोलेगा। फिर उसके बाद आएगा मंडल मामला, इसी को इंदिरा साहनी मामला बोलते हैं। 1992 में नरसिम्हा राव के मामला को चुनौती देने के लिए तो चुनौती दिला जाएगा। चुनौती में क्या होगा? 10% वाला जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा 16/4 में, और जो आरक्षण की बात था असंवैधानिक बोला जाएगा, और 27% वाला को वैलिड माना जाएगा लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। फिर सरकार द्वारा कदम उठाएगा ओबीसी में क्रीमीलेयर पहचान के लिए रामनंदन समिति। तो ये सब हुआ। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 338 भी। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। तो ये हो गया तेजी में बात। तो यही आया था टीआईडी में कि 1979 में गठन हुआ, 1980 में रिपोर्ट दिया, 1990 में 10 साल बाद उसकी रिपोर्ट लागू हुआ। मौलिक अधिकार आपातकाल में स्थगित किया जाता है। बहुत बड़ी क्वेश्चन ये दरोगा में पूछा था तो कंफ्यूज हो गए थे हम, तो इसको अभी याद कर ले। राष्ट्रीय आपातकाल केवल नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? फंडामेंटल राइट। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट, राष्ट्रीय आपातकाल में ही फंडामेंटल राइट केवल प्रभावित होगा, राष्ट्रपति शासन में नहीं होगा। क्यों होगा राष्ट्रपति शासन में? न ही वित्तीय आपातकाल में मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। केवल 352 के अनुसार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसी के अनुसार क्या होता है? मौलिक अधिकार हमारा प्रभावित होता है। 352 के अनुसार बोला गया है कि 352 लगने पे 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है वह स्वतः सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन 352 अगर लगेगा तो 359 के आधार पे बोला है एक्सेप्ट 20 और 21, मतलब 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ा के सारा आर्टिकल सस्पेंड होगा, लेकिन वो स्वतः नहीं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात याद रखना है आपको, 58 है तो 19 है, 59 है तो 20-21। तो पूछा था ये सवाल कि अनुच्छेद 19 सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली किस आर्टिकल के तहत? तो 358 के तहत। ठीक है, 20-21 को छोड़ के सारे आर्टिकल समाप्त होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय 359 के तहत। ठीक है, ये पूछा था। अब यहाँ पूरा के अब एक क्वेश्चन और है दोस्त, अब एक क्वेश्चन और है, याद रखेंगे। नेहरू समिति 1928 और 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इन दोनों की सामान्य विशेषता क्या थी? कि दोनों मांग किया था स्वतंत्र और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार और वोटिंग का अधिकार। ठीक है, तो याद रखेंगे भी टीआरडी में पूछा था। यहाँ थ्योरी खत्म। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? फोटो लेंगे।